नियंत्रण में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी सामान्य पाया गया है और माननीय सदस्य जो चिंता कर रहे हैं उस बारे में भी मैं इसको दिखवा लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्य राज्यों में जो उद्योग में जहां ESP लगाता है प्रदूषण मापक यंत्र, उसके लिए एक नियंत्रण कक्ष होता है जिले में, जिसके माध्यम से वहां पर ESP लगा है काम कर रहा है, उसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है। ऐसा आप एक प्रदूषण कक्ष नियंत्रण कक्ष रायगढ़ जिले में लगाने का लिए अधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थापित किया जा रहा है। थैंक यू। डॉक्टर रमन सिंह जी। उसमें एक प्रश्न मेरा अध्यक्ष महोदय है कि निविदा कब बुलाई गई, उसकी तारीख, कितनी एजेंसियों ने भाग लिया, किस दर पे निविदा डाली, और निविदा में स्वीकृत मात्रा 5 लाख टन थी तो और कितनी मात्रा में अतिरिक्त स्वीकृति उसी टेंडर के आधार पे अलग अलग तारीखों में कितनी दी गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, आमंत्रित जो निविदा है उसमें मेसर्स जय अम्बे रोड लाइन्स एवं मेसर्स बारबरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड की दरें खोली गई और उसमें रिवर्स बीडिंग के उपरांत जो दर तय हुआ अध्यक्ष महोदय वो 665 रुपया और 722 रुपया प्रति मीट्रिक टन 80 किलोमीटर दूरी पे किया गया अध्यक्ष महोदय। और तारीख 2008 1/1/2020 को दिया गया अध्यक्ष महोदय। और जो समय वृद्धि की गई वो लगातार अटल बिहारी वाजपेयी विद्युत तापगृह में लगातार कोयले के निर्बाध रूप से पूर्ति हो सके। और दूसरी बात ये है कि वहाँ चूंकि कोयला खनन का कार्य शुरू हो चुका था और 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक वहाँ संग्रहित हो गए थे और आग लगने की आशंका थी अध्यक्ष महोदय। इस कारण से इसको भारत सरकार के जो नियम हैं उनके अनुरूप ही उसे समय वृद्धि की गई। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि 3 बार मात्रा बढ़ाया गया और मात्रा बढ़ा के 29/8/2020, 13/10/2020, 28/11/2020 को 5 लाख के अतिरिक्त 3 लाख टन, 2 लाख टन और 3.6 लाख टन 8.6 लाख मीट्रिक टन टेंडर हुआ 5 लाख का। और 5 लाख के टेंडर के बाद ये 8 लाख अतिरिक्त दे दिया गया। मूल प्रश्न इस पे है अध्यक्ष महोदय कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ने जय अम्बे को परिवहन की मात्रा बढ़ाते बढ़ाते 8-5-13 लाख कर दिया, तो क्या इस मात्रा बढ़ाने का प्रावधान निविदा प्रपत्र में था पहला, या अधिकार अध्यक्ष को है, या छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के MD को है, या स्टेट जनरेशन कंपनी, किसको अधिकार है और किस अधिकार के तहत ये क्वांटिटी जितना टेंडर था उससे दुगने क्वांटिटी में इसको दिया गया? और ये किसके अधिकार में था? क्या टेंडर डॉक्यूमेंट जो बने थे उसमें लिखा गया था कि हम जब चाहे जितना चाहे मात्रा बढ़ाते जाएंगे? क्या MD को अधिकार है या चेयरमैन को अधिकार है कि 5 लाख के अगेंस्ट में 8 लाख और 10 लाख के क्वांटिटी उनको बढ़ाते जाए 3 अलग अलग तारीख में? माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 बार इसमें समय में वृद्धि की गई और मात्रा भी दी गई, और जिसमें 29/8/2020 को प्रथम वृद्धि और मात्रा 3 लाख, 13/10/2020 को 2 लाख मीट्रिक टन और 28/11/2020 को 3.6 लाख मीट्रिक टन। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय दिया गया था पहली बार जो 665 रुपया था उसको 2 बार निगोशिएशन हुआ, उसे 620 रुपये में परिवहन करना शुरू किया। उसके बाद जो परिस्थिति बनी जिसमें
निर्बाध रूप से कोयला की पूर्ति हो सके और दूसरा वहाँ आग न लगे, इसलिए उसे परिवहन करना आवश्यक था और इसलिए उसे फिर से नेगोशिएट किया गया। और जो 620 रुपया जो दर था उसमें पहली बार जब नेगोशिएट किया तो 607 रुपया 60 पैसे प्रति टन के हिसाब से और दूसरी बार भी 607 रुपया 60 पैसे और तीसरी बार जब हुआ तो 604 रुपया 60 पैसे के दर पे नेगोशिएट हुआ। अध्यक्ष महोदय, ये विशेष परिस्थिति में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड को यह अधिकार है अध्यक्ष महोदय कि विशेष परिस्थिति में इसको बढ़ाया जा सकता है। यही होता है कि विशेष परिस्थिति कैसे बनी। मड़वा पावर प्लांट का एक यूनिट 1 साल तक पूरे उस अवधि में फरवरी 2020 से जनवरी 2021 तक बैल के सामान में खराबी आने की वजह से एक यूनिट बंद है। कोयले की आपूर्ति कम है, आग लगने का कारण बताया जा रहा है। तो क्या टेंडर के प्रोसेस में क्या ये अधिकार एमडी को है कि 300 गुना ज्यादा मात्रा को बढ़ाया जा सकता है? क्या ये अधिकार चेयरमैन को है? किस अधिकार के तहत इन्होंने इतनी क्वांटिटी बढ़ाई और क्यों बढ़ाई? और दूसरा, पहले इसका जवाब आ जाए, क्या अधिकार स्पेसिफिक किसको है और टेंडर डॉक्यूमेंट के कागजात में क्या इस बात का जिक्र है? इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी क्लियर करें। पहली बात तो माननीय सदस्य जी जो कह रहे हैं वो असत्य है अध्यक्ष महोदय कि वहाँ एक ही यूनिट चालू है। दोनों यूनिट चालू है। 2 गुना 500 मेगावाट के विद्युत उत्पादन निरंतर चालू है। दूसरी बात यह है अध्यक्ष महोदय, यह अनुबंध मेसर्स गारे पल्मा कोलियारिस एवं ठेकेदार के मध्य है। तीसरा अध्यक्ष महोदय, चेयरमैन को फाइनेंशियल एवं एमडी के सहमति से मात्रा वृद्धि करने का अधिकार है। वो विशेष परिस्थिति क्या पैदा हो गई जिसमें ये लगातार आग लगने की संभावना, एक बार नहीं, 2 बार आग लगने का संभावना 5 लाख के अगेंस्ट में क्या टेंडर करके कोयले की आपूर्ति की जा सकती थी? दूसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, इसका संतुष्टिदायक जवाब ही नहीं आया। विशेष परिस्थिति क्या निर्मित हो गई जिसमें इनको आनन फानन 3 बार उसी सेम रेट पे उनको नेगोशिएशन किया गया? नेगोशिएशन में बोर्ड को कितना नुकसान और कितना लाभ हुआ, इसके बारे में जानकारी दें। और तीसरा विषय है कि वर्तमान में कोयला परिवहन हेतु नई निविदा जारी की गई है। ये कार्य किस कंपनी को और किस दर में दिया गया? नया फिर से शुरू हो गया खेल। तो ये इसकी जानकारी होगी तो पुराने का काम भी समझ में आएगा। ये अध्यक्ष महोदय, ये जैसे कि मैंने पहले बताया, चेयरमैन को फाइनेंशियल और एमडी के सहमति से मात्रा में वृद्धि का अधिकार है। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि कोयले के निर्बाध रूप से आपूर्ति हो इसके लिए, और दूसरा वहां लगातार यदि स्टॉक बढ़ता जाएगा तो आग लगने की आशंका बनी रहती है अध्यक्ष महोदय। और जो नई निविदा आई है वो इससे अधिक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जो 607 रुपया और 604 रुपया है उससे बढ़ के अभी जो निविदा आई है वो अधिक राशि की है। धन्यवाद। और बढ़िया। अब मूल विषय यही है अध्यक्ष महोदय कि पहला तो मैंने जो जानकारी दी उसको आप दुरुस्त करा लें कि फरवरी 2020 से जनवरी 2021 तक एक यूनिट किसी कारणों से बंद था, ये बिल्कुल जानकारी है। दूसरा, कभी वहां पे आग लगने की घटना नहीं हुई कि आग लगने की वजह से एक ही परिवहनकर्ता को बार बार उपकृत किया जाए। तीसरा, ये जो नया रेट आया है और पुराने रेट यदि नेगोशिएशन का रेट और वर्तमान रेट की तुलना किया जाए तो बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि आप यदि नेगोशिएशन करने का अधिकार अब चेयरमैन को दे रहे हो पूरा, तो फिर नेगोशिएशन करके नए टेंडर रेट में 685 रुपया के हायर रेट में लेने की क्या जरूरत थी? जब लोअर रेट में कोई काम करने को तैयार हो रहा है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पावर जनरेशन के लिए कास्ट नहीं बढ़ेगा? उसकी भरपाई कौन करेगा? उपभोक्ता पर जाता है। थैंक यू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि जो परिस्थिति बनी है वो सबके सामने है, उसको मैंने स्पष्ट कर दिया। दूसरा, भारत सरकार के गाइडलाइन के आधार पर ये
विशेष परिस्थिति में समय वृद्धि करने का अधिकार है, उसको भी मैंने बता दिया कौन को किसको अधिकार है। तीसरा अध्यक्ष महोदय, जो नया रेट आया है वो 670 रुपया प्रति टन, जो 80 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो 604 रुपये हम करा रहे हैं, तो घाटा कहाँ हो रहा है, नुकसान कहाँ हो रहा है? वो तो बचत ही हुआ। और अभी जो रेट आया है, फाइनल रेट आया है 670 रुपये प्रति टन की है अध्यक्ष महोदय। चलिए पूछिए शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय डॉक्टर साहब ने पूछा किन परिस्थितियों में बढ़ाया गया। माननीय मुख्यमंत्री का जो जवाब आया कि विशेष परिस्थितियों में बढ़ाने का अधिकार। पूरा सदन जानना चाहता है कि विशेष परिस्थितियां कौन सी? मुख्यमंत्री बता दिया, आग लगाना बता दिया। और भाई विशेष परिस्थिति ये है, अरे दो के बीच में कहां पर? प्लीज विशेष परिस्थिति ये है कि अध्यक्ष महोदय की निर्बाध रूप से कोयले की आपूर्ति हो। वैसे भी अध्यक्ष महोदय 2022 के बाद जो ACCL से हम लोगों को कोयला मिल रहा है और हमको खदान मिला है, तो उसमें पेपर का पालन किया गया है और उसमें हर साल उसकी मात्रा घटाई जा रही है। उसकी पूर्ति हमको वहां से करना है। 2022 में हमको मिलना बंद होगा तो सारे कोयला यहाँ से मिलना शुरू होगा अध्यक्ष महोदय। और जो रेलवे साइडिंग है वो शुरू नहीं हो पाया अध्यक्ष महोदय। जैसे ये रेलवे साइडिंग शुरू होगा तो 20 किलोमीटर के दायरे में रहेगा। जो MDO होगा उसके साथ शर्त में है कि उसे 20 किलोमीटर तक के खुद को परिवहन करके देना है। अब चूंकि वो रेलवे साइडिंग शुरू हो जाएगा तो ये सब काम बंद हो जाएगा अध्यक्ष महोदय। ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष महोदय, विशेष परिस्थिति बता रहे हैं, इसलिए मुझे एक प्रश्न करना पड़ा। मड़वा के लिए आंशिक आपूर्ति ACCL के अतिरिक्त गारे सेक्टर 3 पलमा से की गई, और ये आंशिक पूर्ति यदि की गई, यदि ACCL के माइन से वहां पे आपूर्ति की जाती है तो उसको आंशिक क्यों, उससे पूरे के पूरे ACCL से सेक्टर 3 पलमा से क्यों नहीं किया जा सकता था? जबरदस्ती के इसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा ACCL का माइन से और वो चीपर है। उसका रेट यदि कंपेयर करेंगे इस टेंडर के रेट से, तो जो ACCL से हमको कोल मिलेगा वो सस्ता मिलेगा, बिजली सस्ते पैदा होगी। चलिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा काम इनके कार्यकाल में हुआ, MDO भी इनके कार्यकाल में हुआ, वो जो एग्रीमेंट हुआ भारत सरकार के साथ, जो खदान अलॉटमेंट हुआ, वो भी इनके कार्यकाल में हुआ है। अध्यक्ष महोदय, वो नियम भी बना है कि हर साल उसकी मात्रा घटाई जाएगी, वो भी तय है अध्यक्ष महोदय। हमने तो केवल क्रियान्वित किया है। अब चूंकि वो जैसे जैसे मात्रा कम होती जाएगी, हमको गारे पैलमा से कोयले की मात्रा हमको बढ़ानी पड़ेगी अध्यक्ष महोदय। रेलवे साइडिंग भी इनके सामने इनके शासनकाल में शुरू हुआ अध्यक्ष महोदय। अब सवाल इस बात का है कि वो जितना जल्दी शुरू होगा, जो कि ये मार्च 2021 तक के बनना था, संभवतः नहीं बन पाएगा, दिसंबर तक के बनेगा, और जैसे वो बनेगा अध्यक्ष महोदय ट्रांसपोर्टिंग काम अपने आप समाप्त हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपना मैं इसी प्रश्न में एक प्रश्न। अच्छा, डॉक्टर साहब बार-बार पूछ रहे हैं, नेताजी डॉक्टर साहब बार-बार पूछ रहे हैं ये कौन सा विशेष परिस्थिति है? वो जाने अब आप नहीं, विशेष परिस्थिति कौन सा है? मुख्यमंत्री जी से यही तो जानना चाहते हैं कि उपयोग करने के लिए आपके सामने में कौन सा विशेष परिस्थिति आया? अभी तो विशेष परिस्थिति आया जिसके कारण में आपको बार बार बढ़ाना पड़ रहा है, तो विशेष परिस्थिति क्या है? नेताजी, विशेष परिस्थिति कुछ नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल किसी को उपकृत किया जाना है, और उपकृत करने के लिए विशेष परिस्थिति की बात हो रही है। तो हम तो यही जानना चाहते हैं कि विशेष परिस्थिति ऐसा कौन सा आ गया, कौन सा संकट का आ गया कि जिसके कारण में बिना उसको कुछ किए उनको बढ़ाना पड़ रहा है, और उसको एक प्रकार से उपकृत किया जाना, लाभ दिया जाना, इसके पीछे का भाव है। इसलिए विशेष परिस्थिति को हम लोग जानना चाहते हैं। इनको भी जरूरी था। अब तो 15 साल हो गया, कोयला छोड़ दो, अब अभी पकड़ो कोयला। ऐसा कर रहे हो आप? आपको खड़ा होना जरूरी था, आपको खड़ा होना जरूरी था, विशेष परिस्थिति आपको खड़ा होना जरूरी था बिना प्रश्न के। नहीं, मेरे खड़ा होना बंद है हम लोगों का। आप कैसे कोयला नहीं छोड़ा आप लोगों ने, अभी खुद बात हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि रेलवे साइडिंग शुरू हो जाता तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरे अध्यक्ष महोदय, लगातार उसके
पूर्ति बनी रहे, वहाँ उत्पादन प्रभावित न हो, जो हिंदुस्तान के सबसे महंगा ताप विद्युत गृह है जो आपके जिले में स्थापित है, इससे ज़्यादा महंगा और कुछ नहीं है जो हम लोगों को मिला है अध्यक्ष महोदय, उसकी पूर्ति बराबर बनी रहे, इसके लिए ये जरूरी था। और दूसरा मैंने कहा कि यदि ज़्यादा स्टॉक हो जाता कोयले का तो आग लगने की आशंका थी। चलिए धर्मलाल जी अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। अब तो दोनों मुख्यमंत्री समझते हैं इस बात को, अपने अपने समझ से समझ चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्यमंत्री जी से आपके जो जन घोषणा पत्र है और उसको जो आत्मसात किया गया है और आत्मसात करने के बाद में जो घोषणा पत्र को पूरा किए हैं, इसी हाउस में उस दिन मुख्यमंत्री जी कहा था कि हमने 25 पूरा किया है। फिर पीसीसी अध्यक्ष का आया था कि हमने 24 पूरा किया है। फिर उसके बाद में घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष का आया था कि हमने 13 पूरा किया है। तो ये बताने की स्थिति में कोई नहीं है कि कितना पूरा हुआ। और आज जो जवाब आया है कि उसमें हमने 14 पूरा किया, तो मैं देख रहा था कि इसमें कोई परिशिष्ट होगा कि 14 आपने कौन कौन सा घोषणा पत्र पूरा किया है, लेकिन इसमें कोई परिशिष्ट लगा नहीं है कि 14 कौन कौन सा है। तो एक तो वो 14 कौन सा है मुख्यमंत्री जी दे दे इसको, तब उसमें प्रश्न पूछना पड़ेगा। और बिना उनके 14 कौन सा है दिए बिना मैं कौन सा प्रश्न पूछूं उनसे। सेकंड उसमें कि आत्मसात किया आपने 36 का, उसके पीछे में आपका ये जो पूरा 250 का अलग है जो इसी के साथ में लगा हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी ये बता दे कि वो 36 है और 36 के साथ में ये जो 250 है उसको भी आत्मसात किया है। फिर आगे बढ़ता हूं मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 साल के कुशासन से प्रदेश की जनता त्रस्त हो गई थी और इसलिए जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किसान, मजदूर, आदिवासी, अनुसूचित जाति, महिला, बेरोजगार, व्यापारी सारे लोग त्रस्त हो गए थे। उसके भावना को देखते हुए ये जन घोषणा पत्र बनाया गया अध्यक्ष महोदय। और जन घोषणा पत्र बनाने का मतलब ये था कि इन वर्षों में जो गरीब और गरीब होते जा रहे थे, किसान लगातार खेती से विमुख होते जा रहे थे, बेरोजगारी दर बढ़ते जा रही थी और इस कारण से ये जन घोषणा पत्र जन भावना के अनुरूप बनाया गया अध्यक्ष महोदय। और उसमें हमको आशीर्वाद मिला और इसे हमने आत्मसात किया। आप जैसे नहीं कि आपने वचन पत्र दिया था, आपने अब ये हमारा वादा नहीं है, हमारा घोषणा नहीं है, ये संकल्प है, वो सब तो किए थे। उत्तर तो आ ही नहीं रहा अध्यक्ष जी, लेकिन वो कभी पूरा हुआ नहीं अध्यक्ष महोदय। खड़े बोलो। लेकिन उसके बाद ही बैठे बैठे मत बोले, माइक बंद कर लीजिए, आप तो सीनियर सदस्य हैं। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी एक निवेदन था आपसे। अध्यक्ष जी एक निवेदन। अभी तो उत्तर कहाँ आया है जो निवेदन? नहीं, उत्तर आ ही नहीं रहे ना, वो तो भाषण दे रहे हैं। कौन सी 14 घोषणाएं पूरी की उनको बता दे। अच्छा, आप बोले तो भाषण, वो प्रश्न है, हम बोले तो भाषण है। नहीं, मैंने तो आप माननीय नेता प्रतिपक्ष ने निवेदन किया है कि आपने 14 नेता जी सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। नेता इतना कमजोर हो गया आपको बार बार खड़ा होना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने हमारे जन घोषणा पत्र को आत्मसात किया और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसको लिखित करवाया और उसके अनुरूप हम लोग चल रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और बड़े बड़े काम हम लोगों ने किया। 2 घंटे के भीतर में हमने कहा 10 दिन के भीतर में ऋण माफी करेंगे, हम 2 घंटे के भीतर में किसानों को ऋण माफ किया। माननीय, ये सबसे बड़ी बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 14 को पहले मुख्यमंत्री नंबर 1 उत्तर में कैसे दूंगा, ये मुझे आप बात नहीं कर सकते। आप उसको भी आत्मसात किया तो नेताजी आपने प्रश्न किया, उत्तर जवाब नहीं आ रहा है, ये मुझे आप बात नहीं कर सकते। आपका जवाब नहीं आ रहा है, इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह कर रहा हूं। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं ना, मैं तो बैठा नहीं हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले 2 घंटे में 18 लाख किसानों के ऋण माफ हमने किया अध्यक्ष महोदय। हमने घोषणा की था 25 रुपए हम खरीदेंगे, हमने खरीदा अध्यक्ष महोदय।
हमने कहा था आदिवासियों की जमीन जो टाटा के लिए लिया गया था हम वापस करेंगे, 1 महीने के भीतर में जमीन वापस किया अध्यक्ष महोदय। हमने आदिवासियों को जो जय जंगल जमीन के लिए हमेशा लड़ते रहे अध्यक्ष महोदय, वन अधिकार पत्र देंगे, हमने उसको दिया अध्यक्ष महोदय, अभी तक जारी है अध्यक्ष महोदय। आज तक के सामुदायिक दावा के नाम से कोई जमीन नहीं दी जाती थी, केवल वो धरसा और शमशान घाट के नाम से सामुदायिक दावा दिया जाता है अध्यक्ष महोदय। हमने 4000 से अधिक दावे को निराकृत करते हुए 25 लाख से अधिक हेक्टेयर जमीन हमने आदिवासियों को दिया अध्यक्ष महोदय। लघु वनोपज जो 7 थे उसको बढ़ा के 52 किया और उसे समर्थन मूल्य में खरीदने की व्यवस्था की अध्यक्ष महोदय। हमने जो बिजली बिल आधा करने का वादा किया था, 38 लाख परिवारों को 400 यूनिट बिजली बिल आधा किया और 1200 करोड़ रुपए का लाभान्वित किया अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से हर क्षेत्र में हम लोग काम करते जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। जो जन घोषणा पत्र है उसी के अनुरूप चलते जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। यह 18,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से देने का आप सहायता कर दीजिए, बचत भी बहुत तेजी से पूरा कर देंगे अध्यक्ष महोदय। और बहुत विस्तार से पूरे सदस्यों के ताली बजवाने के बाद में 7 नहीं पहुंचा, 5 में अटक गए। मैं इसलिए कहा था मुख्यमंत्री जी आप तो केवल 14 मेरे को लिख के दे दीजिए कि आपने कौन से पूरा किया, और जो 36 में आपने जो बात की है वो तो आप पूरा कर ही नहीं सकते। 2500 रुपए आपने कहा धान का कीमत देंगे, 5 मार्च का आपने बता दिया देंगे, 5 मार्च निकल गए, 10 मार्च हो गए, लेकिन अभी तक 2500 रुपए खाता में नहीं आया। मैं अभी उस बात पे नहीं जा रहा हूं, मैं अभी प्रश्न कर रहा हूं, मैं अभी प्रश्न कर रहा हूं। मैं हाँ मैं उत्तर दे रहा हूं। आप बैठिए ना। हाँ तो बोलिए ना, पूछिए। तो आप बैठेंगे तब तो पूछिए मैं सुन रहा हूं। नहीं तो फिर मैं ऐसे ही खड़े रहूंगा जी। चलिए पूछिए भाई, आप बैठेंगे तो मैं पूछूंगा। हाँ मैं बैठ गया। आपने ये जो 36 के साथ में जो 250 है उसको आपने आत्मसात किया कि नहीं किया, इसको आप बता दीजिए। मैं प्रश्न करता हूं आपसे। सबको किया है, प्रतिपक्ष सभी को किया है और दिशा में आगे बढ़े। अब अध्यक्ष महोदय सभी को किया है, मैं मंत्री एक प्रश्न पूछे, मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं। हाँ तो भाई एक साथ में एक बार में एक ही प्रश्न पूछेंगे ना, एक प्रश्न पूछ लीजिए, मैं उत्तर दे रहा हूँ आपको। बैठिए आप। नहीं आपने बता दिया बाबा, आप बैठ जाइए। नहीं मैं आपने कहा कि 7, आप 14 नहीं बताए, मैं बता रहा हूँ। वो कैसे चलेगा? नहीं आपने मेरे को देखिए, जनादेश तो 5 साल का है। आपके जनादेश में आ रहा हूं। कल आपके जनादेश को देखा और कितने सत्यवादी है उसको भी देखा। अमरजीत जी, कल आप कितने सत्यवादी हो मंत्री ने बता दिया जवाब में। अभी 2 साल बाकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। चलिए आप तो 25 बोल रहे थे, या तो आप झूठ बोल रहे हो या मुख्यमंत्री सत्य बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी बैठिए आप। अब मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अब ये बाकी तो शराबबंदी उन्होंने कर दिया, पढ़ते जाऊं मैं एक एक आदिवासियों शराबबंदी उन्होंने पूरा कर दिया। अब गोती में पढ़ते 2,500 से 4,000 कर दिया। नहीं सुनिए ना, मैं पढ़ते जा रहा हूं, जैसे मुख्यमंत्री जवाब दे रहा हूं वैसे ही प्रश्न करूंगा। जो हमने पूरी करी प्रश्न ही नहीं कर पा रहे हैं। आप तो धीरे धीरे मैं तो प्रश्न कर रहा हूं कि आपने पूरा शराबबंदी कर दिया। अभी कार्यकाल कंप्लीट हुआ बोल रहे हैं। प्लीज माननीय अध्यक्ष जी, ये 2003 का, 2008 का, 2013 जो घोषणा की आपने तो पूरा भत्ता दे दिया, किस मुंह से हम आपने पूछते हैं? पासपोर्ट बना दिया, पूरा कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपने जिससे प्रश्न करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी। आप बैठिए। काम जी को आप 15 साल में अपनी तो नहीं अरे किया। आप सुन लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रतिपक्ष के नेता दोनों को निपटने दीजिए। आप लोग क्यों बीच में आ रहे हैं? शिवरतन नहीं खड़ा होगा, बोल दीजिए। नहीं, तो हम लोग नहीं, भी खड़ा नहीं होंगे। अरे आप तो 10 बार खड़े हो जाते हैं ना, अपने प्रश्न को छोड़ के बाकी में खड़े होते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले 14 लेंगे जवाब। नहीं 14 तो दे नहीं पा रहे हैं, देना नहीं है, देने की स्थिति में भी नहीं है। मैं तो उसका गिना रहा था कि एक लाइन से ऊपर से कि आपने 14 का शराबबंदी जवाब कर दिया ना मुख्यमंत्री जी, शराबबंदी। 14 का जवाब तो ले लीजिए पहले। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से प्रश्न कर रहा हूं। मैं इसलिए बोला कि आपने आत्मसात किया, इसमें लिखा हुआ है कि सामुदायिक कृषि
और इस सामुदायिक कृषि में 100 से 1000, 10 से 100 हेक्टेयर के बीच सरकारी भूमि कृषि क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। किसानों को सामुदायिक कृषि के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि उपकरणों बेहतर उपयोग किया जा सके। मंडी शुल्क समाप्त किया जाएगा। ये कब करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 14 के बारे में पूछा। अध्यक्ष महोदय, मैं गिना देता हूं। मैंने पहला प्रश्न आपको वही था, उसके बाद तो आप भाषण देना शुरू कर दिए। नहीं, मैं भाषण आपने देना शुरू किया। हाँ, मैं दे रहा हूँ। आप मंडी शुल्क की बात करते हैं बंद करने की घोषणा पत्र में, और यहाँ पर मंडी शुल्क आप बढ़ाते हैं, तो ये आपका घोषणा पत्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जो घोषणा पत्र में लिखा हुआ है आपने आत्मसात किया, महामहिम से आपने बुलवा लिया, तो मंडी शुल्क कृपया आप कब समाप्त कर रहे हैं? मैं स्पेसिफिक आपसे पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें कोई समय सीमा तो बताया नहीं आपको। हम इस तारीख को बंद कर दें, इस तारीख तक करेंगे, ये भी हमने कहा। और जिसमें यह था कि हम 10 दिन के भीतर में अरे सुनिए भाई, अरे सुनो तो भाई, उसमें समय समाप्त किया जाएगा। अब मुझे बोलने भी नहीं देंगे अध्यक्ष महोदय, कैसे होगा? कहाँ बोलने देंगे? देखिए, खड़े हो गए। अब उत्तर माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, 14 ये गिना रहे हैं, मैं पूरा गिना देता हूं अध्यक्ष महोदय। पहला हमने कहा था ऋण माफ करेंगे, हमने किया अध्यक्ष महोदय। हमने कहा था जलकर माफ करेंगे, माफ हुआ, जलकर माफ हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो किसान से सुनो, ऐसा सुनो भाई, अजय जी बैठे बैठे आप डायरेक्शन मत दीजिए, है ना, बहुत वरिष्ठ सदस्य है, और बैठे बैठे कम से कम मत बोलें। तो अध्यक्ष महोदय, हमने जलकर माफ किया। हमने कहा था किसान मतलब आम उपभोक्ताओं की बिजली बिल हम आधा करेंगे, हमने किया अध्यक्ष महोदय। हमने अरे नेताजी, आप पहले सुन तो लो, सुनो भाई, बोल रहे हैं आदरणीय नेताजी, आपने कहा कर्जा माफ करेंगे, हम वादा इनसे नहीं किया, हम इनसे उसी कारण से नगर निगम में इनका फीडबैक साफ हुआ, जिला पंचायत में अपनी सीट घोषणा पत्र सुनाओ तो आप इनके। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2003 का यह ना तो घोषणा है और ना ही वादा, यह संकल्प जिसे भारतीय जनता पार्टी हर दिन, हर क्षण और हर पल पूरा करेगी। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। माननीय अध्यक्ष, ये प्रश्न आपके पास नहीं होता। अध्यक्ष जी, एक माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा अधिकार प्रत्येक परिवार को 35 किलो चावल प्रति माह 1 रुपए में देने का आपके जन घोषणा पत्र में था कि नहीं? और दूसरा, 10 लाख युवाओं को राजीव मित्र योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास और समाज सेवी गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रति माह 2500 रुपए प्रदान किया जाएगा। ये दोनों को कब तक पूरा करने वाले हैं आप बता दीजिए। इसका जवाब मुख्यमंत्री, इसका जवाब हम देंगे। गाय का पहले आप बताइए कि गाय की आपने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले जवाब दो। माननीय अध्यक्ष महोदय,
हमने यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लागू किया, सारे राशन कार्ड के फिर से नवीनीकरण किया गया, आधार कार्ड से लिंक किए अध्यक्ष महोदय, और 56 लाख परिवारों को हम राशन दे रहे हैं 35 किलो के हिसाब से 66 लाख मिला है। और जहां तक के 10 लाख 1 मिनट देने की बैठ तो जाए यार, इतना अधीर क्यों हो रहे हैं भाई? अधीर इसलिए दे रहे हैं आप। चलिए माननीय सदस्यगण बढ़ जाए, सदस्यगण बढ़ जाए, आप सब लोग बैठ जाए। अब दूसरा पूरक प्रश्न चंद्राकर करेंगे। अध्यक्ष जी धनेन्द्र भाई अभी ऐसे बधाई होते थे एक बार। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करता है तो अमूमन अभिभाषण में आता नहीं। यदि वो अभिभाषण में आ गया तो सरकारी दस्तावेज हो गया, वो राज्यपाल के मुंह से हो गया। तो जिस किसी भी उसका उल्लेख हो रहा है किसी के द्वारा, वो राज्यपाल के अभिभाषण से कभी नहीं कहलवाया गया कि हमने इसको आत्मसात किया है, उसको आत्मसात किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिस घोषणा पत्र को आत्मसात किया गया है उसमें पूर्ण सारे ऋण का माफ था कि अल्पकालिक ऋण के माफ की घोषणा थी? महोदय, अब कलई खुली अध्यक्ष महोदय। ये लोग जो जनता से जो कहते हैं वो अलग है, सत्ता में आने के बाद करते हैं वो अलग है। हाथी के दांत दिखाने का और खाने का और। और मैं अरे सुनिए ना, छोटा सा प्रश्न नहीं, बहुत विस्तारित प्रश्न है। आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, तो वो भी केवल हर परिवार को नौकरी मिल गई। हम उसे पूरा करते जा रहे हैं, लगातार पूरा करते जा रहे हैं। ये
चलिए डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव नहीं आ रहा है चलिए बैठिए आप लोग मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया जो डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न वन विभाग से मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा है, मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा है। आप लोग बैठ जाए। मेरा प्रश्न वन विभाग से दिल्ली छत्तीसगढ़ से दिल्ली भाजपा के 15 साल के अलावा इनके पास में जवाब नहीं है। तो छोड़ दीजिए, ये तो घोषणा पत्र में है, मुख्यमंत्री जी को समाप्त करने की बात बोलते हो। ये तो घोषणा पत्र है, वादा खिलाफी करते हो, पूरा वादा खिलाफी कर रहे हो। चलिए अंतिम रूप से इनको संतुष्ट कर दीजिए माननीय नेता प्रतिपक्ष। मंडी शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा, लिखा हुआ है। वो भी प्रश्न मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा संतुष्ट हो जाए, तो दिल्ली संतुष्ट घोषणा पत्र जारी किए, आज घोषणा पत्र में उनके अध्यक्ष बोलते हैं आपने मुझे अध्यक्ष महोदय ये 25 पूरा किए, 24 पूरा किए, वो 14 पूरा किए, जवाब नहीं आ रहा है, केवल राजनीतिक भाषण दे रहे हैं, जवाब देने की स्थिति में नहीं है। असत्य बोलना इनका परमो धर्म अधिकार बन गया है और इसलिए असंतुष्ट होकर के हम बहिर्गमन करते हैं। जाओ जाओ इसके डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव। किसानों का गुली करने को ये चावल हमारा नहीं खरीदे महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता जी बोल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार अड़ंगा डाले जा रहे हैं। 60 लाख मीट्रिक टन चावल की सहमति बनी, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा अध्यक्ष महोदय। एशियाई में चावल जमा करना है, उसको भी नहीं करने दे रहे अध्यक्ष महोदय। नया बारदाना, पुराने बारदाना अभी तक आप 18,000 लेकिन हमारे राजीव गांधी योजना उसका भी पैसा और 31 मार्च पहले ये 14 किस्त भी मिलेगा। 14 किस्त लक्ष्मी ध्रुव, लक्ष्मी ध्रुव प्लीज आप अपने बात करें, प्रश्न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न वन विभाग से था। इसमें वन सुरक्षा समिति के आय व्यय और कैंपा मत के कार्यों के बारे में मैंने पूछा था। माननीय मंत्री जी ने संपूर्ण उत्तर बहुत विस्तार से दिया है, मैं उत्तर से संतुष्ट हूँ। लेकिन मेरा पूरा प्रश्न ये है कि 2017 में दुगली परिक्षेत्र के मुनईकेरा में कैंपा मत से जो काम हुआ है उसके बारे में जांच कराएंगे क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी सूची उपलब्ध करा दी गई है। कोई विशेष एक गांव के 373 कार्यों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। यदि कोई 17 के कार्यों की बात कर रहे हैं, चलिए छूट गया है उसको बाद में बता दीजिएगा आप।
नहीं, जानकारी तो पूरी दे दी गई है, लेकिन फिर भी यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप बता देना, और जो आप चाहते हैं मैं कर दूंगा। उनका केम्पा मत है जिससे असंतुष्ट है वो छन्नी साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय वन मंत्री जी से मैं ये जानना चाहती हूँ कि वन सुरक्षा समिति में कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अध्यक्ष बन सकती है क्या? साथ ही साथ वन पट्टा शासकीय नौकरी एवं जो पेंशन मिलती है उनको वन पट्टा मिल सकती है क्या? साथ ही साथ जो WBM जो रोड बनती है फॉरेस्ट के तहत, वहाँ बिना राइटी के वहाँ मुरूम डाल सकती है क्या? 3 प्रश्न एक साथ जोड़ दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन पट्टा के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है कि कोई नौकरी में है तो नहीं दिया जा सकता, उसको दिया जा सकता है। और जहां तक मुरम का सवाल है तो बिना रॉयल्टी के मुरम नहीं डाला जा सकता। चलिए मोहन मरकाम जी, आप खड़े हो जाइए अब। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से बस्तर संभाग में कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित था। माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर आ गया है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरक प्रश्न है, कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड में किन किन पदों के लिए भर्ती होना है और बस्तर संभाग में कितने पद खाली हैं? महोदय, सत्ता में आते ही हम लोगों ने कनिष्ठ चयन बोर्ड का गठन किया, जिसमें बस्तर है, सरगुजा है और बिलासपुर में है जहां अनुसूचित क्षेत्र के लोग निवास करते हैं, उसके लिए व्यवस्था की गई अध्यक्ष महोदय, और ये कार्यशील है। और दूसरी बात यह जो माननीय सदस्य ने किसकी की नियुक्ति होना है, किसके चयन होना है, तो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की भर्ती कनिष्ठ चयन बोर्ड के माध्यम से होगी। प्रश्न क्रमांक 6 अरुण बोरा की जगह मरकाम। जानना चाह रहा था, इसमें परिशिष्ट में बातें आ गई है, उसके साथ साथ इसमें जो हम लोग वृक्षारोपण करते हैं लगभग कितने प्रतिशत जो पौधे जीवित रहते हैं? क्योंकि हम लोग हर साल वन रोपण करते हैं तो उनका परसेंटेज बहुत कम रहता है। लगभग कितने प्रतिशत वन जो जीवित बचते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, कोशिश तो ये होती है कि 100% पौधे जीवित रहें, लेकिन जो प्रश्न से संबंधित मामला है उसमें 90% पौधे जीवित पाए गए हैं। थैंक यू। सौरभ सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने ताप विद्युत संयंत्रों के बारे में जो जानकारी दी है, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ACCL से जो कोयला आता है ताप विद्युत संयंत्रों के लिए वो सस्ता पड़ता है कि गरे परमा टोल ब्लॉक से जो कोयला आ रहा है वो सस्ता पड़ रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों जो दरें हैं अलग अलग खदानों के अलग अलग हैं अध्यक्ष महोदय। प्राइवेट में भी आप देंगे, जो दूसरे राज्य को हमने आवंटित किया है उसमें रॉयल्टी भर लगती है अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो प्राइवेट खदानें और खरीदे हैं जो खुद के लिए, उसके अलग अलग खदानों के अलग अलग दर है अध्यक्ष महोदय। यहाँ चूंकि विद्युत तापगृह वही है कोरबा में, कोई कन्वेयर बेल्ट से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है अध्यक्ष महोदय, कन्वेयर बेल्ट से जाएगा सबसे सस्ता पड़ेगा। खदान से निकला, कन्वेयर बेल्ट डाले और सीधा ताप विद्युत गृह में गया, उससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय। दूसरा, यदि रेलवे से ट्रांसपोर्टिंग करते हैं तो उससे थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन यदि सड़क मार्ग से ले जाएंगे अध्यक्ष महोदय तो वो ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो ये सारे खदान हैं ACCL के भारत सरकार के है, गारे पलमा जो खदान है वो राज्य विद्युत बोर्ड का है अध्यक्ष महोदय। तो ये और उसे खनन के लिए जो राशि लगती है, अब भारत सरकार से हमने पूछा नहीं है कि कितना उसके उत्खनन में लगता है, अन्यथा जो यहाँ जितने खदान हैं उसे MBO के माध्यम से किया गया अध्यक्ष महोदय। आप चाहेंगे तो उसकी जानकारी मैं अलग से दे दूंगा। माननीय, मैं दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूं। मैं तो एक सिंपल प्रश्न पूछा था, ये सस्ता कौन सा पड़ता है जिसमें राज्य सरकार का पैसा बचे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दबाव दिया है कि हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है छत्तीसगढ़ ताप विद्युत संयंत्रों की, कोरबा और जांजगीर जिला मिलाकर, वो 2840 मेगावाट की है, परंतु 19-20 में अधिकतम किसी महीने में अगर उत्पादन हुआ तो 1779 और 20-21 में अधिकतम जो उत्पादन हुआ वो 1700 मेगावाट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है?
इतना कम उत्पादन क्यों हो रहा है? अगर मड़वा का 500 जो खराब है उसको भी अगर हम काट देते हैं, अगर मड़वा का जो 500 मेगावाट खराब प्लांट नहीं चल रहा है, तब भी 2340 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1700 मेगावाट का क्यों उत्पादन हो रहा है? क्या कारण है कि हम उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के ताप विद्युत गृहों के जो उत्पादन है उसे भारत सरकार ने जनवरी में सबसे बढ़िया उत्पादन PLF जो है वो सबसे बढ़िया है, उसको प्रथम स्थान पर रहा अध्यक्ष महोदय। इस जनवरी में, इस जनवरी तक के, इसके 6 महीने तक के लगातार हम टॉप में रहे अध्यक्ष महोदय। भारत सरकार की जो रैंकिंग हुई है तो उसमें हमारा सबसे अच्छा उत्पादन रहा अध्यक्ष महोदय। भारत सरकार जो आप देखेंगे तो माननीय अध्यक्ष महोदय जो 92% का इन्होंने विभागीय प्रतिवेदन में दिया है प्लांट लोड फैक्टर में, उधर जाना नहीं चाहता। वो प्लांट लोड फैक्टर एक प्लांट का है कि कितने प्लांटों का है, और एवरेज मैं तो आपके अब जवाब की जानकारी में बोल रहा हूं कि 1700 मेगावाट ही प्रोडक्शन हुआ है हाईएस्ट किसी महीने में, और 1700 मेगावाट के आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी 1840 है, 2840। उसमें अपन मानते हैं कि 500 मेगावाट मड़वा का नहीं चल रहा था, बंद था, जिस भी कारण से बंद था मड़वा का, उसके बाद भी 2340 है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मेरे अतारंकित प्रश्न के जवाब में आया है कि तेलंगाना से जो हमने PPA किया 1000 मेगावाट 4.62 बहुत अच्छा रेट होता है 4.62 थर्मल पावर प्लांट के लिए, उसमें हमने जो PPA किया है उसको भी हम सिर्फ हाईएस्ट जो दे पाए हैं वो 400 450 मेगावाट 432 436 हाईएस्ट दे पा रहे हैं। तो अगर हम हमारे प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हम उसको अगर देंगे तेलंगाना को 1000 मेगावाट तो सरकार को फायदा होगा। यही मैं जानना चाह रहा हूं मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा मैं अपने उत्तर में संशोधन करूं। दिसंबर तक के हम प्रथम स्थान पे थे और जनवरी से हम लोग द्वितीय स्थान पे थे, और पूरा जो उत्पादन है 70% हमारे PLF का रहा है। तो देश में हम हमेशा नंबर 1 नंबर 2 में रहे अध्यक्ष महोदय। जहां तक मड़वा की जो बात आपने कही है, और वो ऐसा गला का फांस है अध्यक्ष महोदय, न निगलते बनता न उगलते बनता। ये पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं उसके मतलब मैंने पहले भी उसके उत्तर में भी कहा कि हिंदुस्तान में सबसे महंगा पावर प्लांट कहीं है तो वो हमारा अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत। तो उसको जांजगीर में ही आपने क्यों शिफ्ट करवा दिया महाराज? तो वहीं स्थापित हो गया, उसको तो उठा के। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर दे रहा हूँ यार, पूछ रहा हूँ कि हाँ मैं दे रहा हूँ उत्तर दे रहा हूँ। वो तो एग्रीमेंट हो गया तेलंगाना के साथ अध्यक्ष महोदय। उस दर में कोई बिजली खरीदने वाला नहीं हिंदुस्तान में, एग्रीमेंट हो गया, इस कहां से उसको दे रहे हैं। लेकिन वो हमारी इस बाध्यता को जानते हैं और इसी कारण से वो अभी तक के हम तेलंगाना से वहां से जो विद्युत मंडल है उससे 2000 करोड़ रुपए लेना बाकी है अध्यक्ष महोदय। हम उसको पूर्ति बंद भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दूसरा कोई खरीदार है उस दर पे, और दूसरा वो भी जानते हैं, इस कारण से हमारा पैसा भी नहीं दे रहे हैं। वो केवल ब्याज उसके पैसा हम वो दे देते हैं, और पैसा जितना 2000 करोड़ रुपया वो उतना ही उतना है अध्यक्ष महोदय। तो ना हम उसी को देख के जितना उसकी डिमांड है, जितना वो पैसा दे रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे महंगा यदि ताप विद्युत गृह है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह। माननीय मंत्री जी ने माना कि भारत का सबसे अच्छा पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ है 4.62 या जो सबसे वो बोल रहे हैं उस चीज को कि सबसे अच्छा पावर परचेज एग्रीमेंट है। तो जब सबसे अच्छा पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ है तो जब सबसे अच्छा पावर परचेज एग्रीमेंट है तो हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा के देना पावर परचेज एग्रीमेंट। तो पैसा नहीं दे रहे ना भाई, 2000 करोड़ रुपए लेना है, आप थोड़ा मदद कर दीजिए। आप 2000 करोड़ रुपए अभी तक तो 2000 करोड़ नहीं दे रहे, और तेलंगाना में तो कोई भाजपा की सरकार भी नहीं है कि तेलंगाना मदद करेंगे। आपके पड़ोसी आप बात कीजिए उनसे। हाँ हम तो मांग ही रहे हैं, पार्टी है, लेकिन आप भी करिए, दिलवा दीजिए हमको। तो माननीय अध्यक्ष, जनहित का मामला है, 1700 मेगावाट का प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे। मुख्यमंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर तेलंगाना 1000 किलोवाट लेने के लिए तैयार है मेगावाट, तो क्या हम उसको देंगे क्या? और ये 2000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि नहीं है, बहुत बड़ी राशि नहीं है। नहीं रहना चाहता नहीं, अगर वो ज्यादा पावर लेने के लिए तैयार है तो क्या हम अपना पावर बेचकर उससे हमको अर्निंग हो सकती है? हम उसको बिल्कुल बिल्कुल, वो तो लगातार बात होती रहती है अध्यक्ष महोदय। इसलिए हम हमारा प्रोडक्शन बढ़ाकर एमडी लेवल पे मेगावाट दें हम माननीय अध्यक्ष। वहाँ दोनों राज्यों के बीच में लगातार बात होती रहती है और उसके हिसाब से दिया जाता है। वो ज्यादा लेना चाहे तो हम देने क्यों नहीं तैयार रहेंगे अध्यक्ष महोदय? नहीं, पर 1000 मेगावाट का अगर हमारा एग्रीमेंट है तो 1000 मेगावाट वो हम देंगे तो वहां तक उनको लेना पड़ेगा, और इसलिए हमको देना चाहिए, उससे हमारी स्टेट को फायदा होगा। थैंक यू। गुलाब कमरो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
नरवा विकास योजना के तहत मुझे जानकारी मिल गई है, जानकारी से मैं संतुष्ट हूँ। बघेल जी, लंकेश्वर बघेल। अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन पर्यटन स्थलों से रखरखाव मूलभूत सुविधा से की उपलब्धता के संबंध में था। तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपके द्वारा तीरथगढ़ जलप्रपात, कुतुमसर गुफा, कैलाश गुफा, दंडक गुफा, कांकेर, धारा, लामनी पार्क, आसना पार्क, बेग झरना, फुलवाड़ी पहाड़ी, तुलगबांध आदि आदि ने आपको दिया है पर्यटन स्थल आपके नियंत्रणाधीन है। ये क्या पर्यटन विभाग के सूची में शामिल है या नहीं, और इन स्थलों में आपके द्वारा 858.53 लाख रुपए खर्च की बताई गई है कि कितने कितने राशि किस किस कार्य के लिए व्यय की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो जानकारी मांगी गई है, आसना पार्क, सुरक्षा रखरखाव, मूलभूत सुविधा, सौंदर्यीकरण, पुनरुद्धार, लामनी पार्क, साहसिक क्रीड़ा केंद्र निर्माण एवं कैक्टस पौधों का क्रय, लामनी पार्क में कैफेटेरिया, पार्किंग, निर्माण कार्य, बर्ड रेस्क्यू सेंटर, वाक थ्रो एवियारी, चित्रकूट, नेचर ट्रेल निर्माण कार्य, नेशनल नार डेवलपमेंट एंड इको हॉट स्पॉट, तीरथगढ़ नेचर ट्रेल, कोटमसर, कैलाश गुफा, दंडक गुफा, कांगेर पुलिया निर्माण कार्य, ये सब कार्यों में व्यय की गई। माननीय सदस्य महोदय, प्रश्न कुछ लंबा भी है और कुछ क्लिष्ट भी है। आप कक्ष में जाइए और इनसे कुछ बात करें। थैंक यू। प्रश्न क्रमांक 10। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वन मंत्री जी से ये पूछा है कि सामान्य वन मंडल महासमुंद जिले के अंतर्गत लेंटाना उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी राशि 2018 से 4 फरवरी 2021 तक दी गई, और इस संबंध में माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है कि केवल बागबाहरा परिक्षेत्र को 98,48,000 रुपए की राशि दी गई। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उससे ज़्यादा हमारे सरायपाली क्षेत्र में और महासमुंद विधानसभा क्षेत्र के पटेवा में उससे ज़्यादा वनों से आच्छादित जगह है, वहां पे वो राशि क्यों नहीं दी गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां जहां लेंटाना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, पहले निरीक्षण होता है, निरीक्षण के बाद उसको तय किया जाता है। माननीय सदस्य ने यदि जानकारी दी है कि इनके क्षेत्र में भी है, तो मैं वहां पे भी दिखवा लूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का इसमें उत्तर आया है कि इसमें किसी प्रकार से कोई शिकायत, अनियमितता की शिकायत नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को ये बताना चाहता हूं कि इसमें अनियमितता हुई है, और इस अनियमितता की शिकायत जो इस सदन में उपस्थित है, विनोद चंद्राकर वर्तमान में संसदीय सचिव, उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन आज तक उस शिकायत के बारे में विभाग के द्वारा कोई उनको जानकारी से अवगत नहीं कराया गया। तो ये करप्शंस के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी फॉर दैट करप्शंस, वेरी गुड, उसके लिए कौन जवाबदार है? क्या इसकी जांच माननीय विधायक विनोद चंद्राकर वर्तमान संसदीय सचिव के समक्ष कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकायत के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि वो शिकायत की प्रति उपलब्ध कराएंगे तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे। चलिए, शैलेंद्र पांडे जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 साल में पहली बार अवसर आया माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करने का। तुम भी संतुष्ट होकर बैठ जाओ भविष्य में। मैं 2 साल से संतुष्ट ही हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं मुख्यमंत्री जी से छोटी सी मांग है मेरी कि बिलासपुर चूंकि एक बड़ा नगर निगम बन गया है और मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दिया जाता है, चूंकि बड़ा नगर निगम हो गया है और रायपुर को 3.5-4 करोड़ रुपए मिलता है, तो मेरा अनुरोध है क्या माननीय मुख्यमंत्री जी बिलासपुर को की राशि मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण में बढ़ाएंगे क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राशि की कोई कमी नहीं है।
जब जब जरूरत पड़ती है उस समय वो राशि तुरंत ही रिलीज की जाती है, तो राशि की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आप जाके कक्ष में निवेदन करिए, बढ़ा दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12। धन्यवाद माननीय। नहीं है। प्रश्न क्रमांक 13 चंदन कश्यप है। प्रश्न क्रमांक 14 आपको हैप्पी बर्थडे पहले भी कहा था, आप गायब थे। अभी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपको सभी को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तो मांग लीजिए आप जो कुछ मांगना है, अकबर देने के तैयार। नई राजधानी का शिलान्यास माननीय सोनिया, कितना साल के हो गए? कृपया प्रश्न माननीय सोनिया जी के द्वारा नई राजधानी में शिलान्यास किया गया था, उसको गलत तरीके से आवंटन किया गया। उस समय अधिकारी के ऊपर कार्रवाई भी हुई, लेकिन अभी तक वो शिलान्यास स्थान मुक्त नहीं किया गया है, जबकि उस समय भी स्थल निरीक्षण में माननीय मंत्री जी के साथ मैं था। उन्होंने यह निर्णय लेकर कहा था कि उनको अलग आने जाने का स्वतंत्र करेंगे, उसका रास्ता करेंगे। आपने उत्तर में दिया है कि अभी तक शासन के द्वारा कोई पहल नहीं की गई उसको अलग करने की। मेरा निवेदन है कि वो IIM से उस जगह को अलग करिए। तो कब तक आप अलग कर देंगे ताकि हम लोग की आस्थाएं जुड़ी है, हम लोग वहां आना जाना कर सके? माननीय अध्यक्ष महोदय, शिलान्यास स्थल के बारे में वो IIM को उसको आवंटित कर दिया गया था, ये बात सही है। और दो विकल्पों पर विचार चल रहा है। पहला तो ये कि वो शिलान्यास स्थल से जो पत्थर है उसको नए स्थान पर लाकर स्थापित किया जाए। उसके लिए एक्सपर्ट बुलवाए गए थे, लेकिन उनका ये कहना है कि ये पत्थर जो है वो बहुत वजनी है और बहुत पुराना हो गया है, यदि इसको लेके जाएंगे तो पूरे क्रैक्स आ जाएंगे। दूसरा ये कि अलग मार्ग करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। अभी अंतिम रूप से वो तय नहीं हो पाया है कि उसको शिफ्ट करना है, इस कारण उस पर विलंब हो रहा है। नहीं, कब तक करेंगे आप? हम लोगों के लिए भावनात्मक रूप से हम लोग जुड़े हैं। माननीय सोनिया जी का सवाल है, उनके द्वारा फाउंडेशन हुआ है। आज वहां हम लोग जा नहीं सकते, वहां पर पूरा IIM का कब्जा है, एक आदमी नहीं कर सकते। आप उसको कृपया अतिशीघ्र ही उसको उनसे मुक्त कराएं, आवंटन को रिजर्व करें उतने हिस्से का। माननीय अध्यक्ष महोदय, विलंब का कारण केवल ये है कि उसको दो टाइप का विचार है। वो शिलान्यास स्थल को, उस पत्थर को शिफ्ट करके नई राजधानी मंत्रालय के आसपास के किसी क्षेत्र में स्थापित करना है। नहीं, शिफ्ट करना उचित नहीं है। शिफ्ट करने में हम लोग सहमत नहीं है। वहां जहां सोनिया जी ने किया है और राज्य सरकार के अधीन है, जब आपने आवंटन किया तो आवंटन रद्द भी कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रश्नकाल समाप्त। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत